हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक मुल्क अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है, तो उससे उसके इकोनॉमिक इकोनॉमी की वर्किंग में क्या इम्पैक्ट आता है एंड उसका रिलेशन हमारी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं और उनके प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है या उन कंपनीज़ को करेंसी डीवैल्यूएशन से क्या-क्या फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एज़ यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन कि Pakistan has assured the International Monetary Fund (IMF) that to deal with economic impact of the Middle East conflict, मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके इम्पैक्ट से निपटने के लिए उसको डील करने के लिए इट स्टैंड्स रेडी टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट अगर जरूरत पड़ी तो बढ़ाए जा सकते हैं, ऑब्वियसली टू टू कर्ब द इन्फ्लेशन। और जो एक मुल्क की स्पेंडिंग होती है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि आपके मुल्क के रिजर्व स्टेबल रहें। और इसके साथ-साथ जब रिज़र्व स्टेबल होते हैं, तो आपके जो गवर्नमेंट के खर्चे जो होते हैं, जब वो कम होते हैं, तो आपके पास रिज़र्व स्टेबल होने की वजह से जो आपका करंट अकाउंट है, जिसमें हम अपने एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट के नंबर्स को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी, करेंसी डीवैल्यू करने की वजह से, और इम्पोर्ट अगर कम किए जाएँगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने की वजह से, तो फिर हमारे जो मुल्क का खसारा है, जो गर्दशी खसारा है या करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो हमारे पास डेफ़िसिट में चले जाता है, तो वो हमारे पास फिर स्टेबल हो जाएँगे। तो इस वजह से आईएमएफ से पाकिस्तान की कमिटमेंट है, और ऑब्वियसली एज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, डॉलर रिस्ट्रिक्टेड कंट्री, अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो देयर इज़ अ चांस कि आगे जाके बढ़ाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ से 2%, 3%, 4 बेसिस पॉइंट्स जो है वो बढ़ाए जाएँ, बट ग्रेजुअली जो है वो 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद जो है वो आपके इंपोर्ट्स को कर्व किया जा सके। करेंसी डीवैल्यू भी की जा सकती है, ऑब्वियसली अगेंस्ट द यूएस डॉलर। करेंसी डीवैल्यू करने से बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज कौन सी हैं, अभी थोड़ी देर में उसको हम उनको हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उनको उन कंपनीज को फायदा होता है बिकॉज उनकी एक्सपोर्ट जो है वो उनका प्रोडक्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट चीप हो जाता है, कंपेटिटिव हो जाता है अगेंस्ट अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज एंड देयर प्रोडक्ट्स। और उसकी वजह से फिर जो है वो डिमांड बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। as the lender has imposed yet another condition to end control over foreign currency movement। फॉरेन करेंसी की जो मूवमेंट होती है, मेरे और आपके मुल्क की जो हमारी इकोनॉमी की करेंसी है, उसको होल्ड करके, या किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क अपनी करेंसी को अगर होल्ड करके रखता है अगेंस्ट इट्स डिमांड एंड सप्लाई, तो फिर वो जो करेंसी की वैल्यूएशन है, वो फेक हमारे पास जब निकल कर आती है, और जब बाद में रियल इम्पैक्ट आता है उसकी वैल्यूएशन का, तो फिर वो करेंसी मजीद डिवैल्यू होना शुरू हो जाती है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो इससे बेहतर है कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई भी है, अभी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, जिसमें अगर हम अपनी करेंसी को फॉर द टाइम बीइंग खुद से अगर डिवैल्यू कर देंगे, तो फिर कम्पेटिटिवनेस जो है वो वापस आ जाएगी। और ये है कि ऑब्वियसली फिर बाद में जाके एक जो बड़ा इम्पैक्ट आता है करेंसी डिवैल्यूएशन का, वो फिर हमारे पास नहीं आएगा। According to Pakistan authorities, to cope with increasing inflation and control imports in the aftermath of the Middle East war, again जैसा मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको डिस्कस किया, they have assured the lender of increasing interest rate। अब बहुत सारी जो दूसरे मुल्क होते हैं, हमारे मुल्क को या एक मुल्क दूसरों को जो है वो पैसे लोन देता है, तो उसपे ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट में उससे वो रिटर्न में अर्निंग लेता है, और इसी वजह से जब करेंसी डिवैल्यू होती है, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो लेंडर के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिससे उसको फिर प्रॉफिटेबल रिटर्न्स ज़्यादा बनते हैं। ऑब्वियसली एज़ अ लोकल रेज़िडेंट मेरे और आपके लिए फिर जो है वो सिचुएशन थोड़ी-सी टफ हो जाती है, लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट चल रहा है, उसकी वजह से ऐसे सिनेरियो में हमारी, जिस तरीके से हमारे मुल्क की इकोनॉमी है, या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ग्रोथ फेज़ में जो इकोनॉमी है, उसके अंदर ये फिर सर्टेन चेंजेस गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं। एआई का इस्तेमाल करके हम अपने एनालिसिस को या हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से समराइज़ कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो अगेन द मेन सोर्स इज़ चैट जीपीटी। अगर इसको हम यूज़ करते हैं, तो मैंने इससे सवाल किया कि पाकिस्तान की कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज़ हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से या फिर करेंसी डिवैल्यू होने से कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो फ़ायदा उठा सकती है। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्वियसली सेक्टर है, दैट इज़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनीज़। जो हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर है, जो इन सब करेंसी डिवैल्यूएशन से और अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ से जो है वो फ़ायदा उठाता है। जिसमें हमारे पास इंटरलूप है, देन वी हैव निशात मिल, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल की बात कर लें, सफ़ाया टेक्सटाइल मिल, ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अगर हम मार्केट हीट मैप पे जाते हैं, और मार्केट हीट मैप पे जाने के बाद अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे हम अपने टेक्सटाइल्स कंपोज़िट सेक्टर, जो हमारे पास प्रोडक्ट फाइनल बना के एक्सपोर्ट करता है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, दीज़ आर निशात मिल,
देन वी हैव गाज़ी फैब्रिक्स, इसके अलावा हमारे पास आर्टिस्टिक डेनिम हो गए। मेजर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है पाकिस्तानी कम हमारी, अगर हम उसकी बात करें ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें, तो हमें इंटरलूप बेसिकली नज़र आता है। इंटरलूप इज़ द most experienced and biggest exporter of Pakistani products to US, UK एंड मिडल ईस्ट रीजन की अगर हम बात करें। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल की अगर हम बात करें, तो ये भी हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टर है। देन वी हैव अदर कंपनीज जो कि यहाँ पे लिस्टेड आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगेन और भी मज़ीद कंपनीज़ की अगर हम बात कर लें, तो इस तरह जो छोटी-मोटी कंपनीज़ हैं, गैलोन टेक्सटाइल मिल, महमूद टेक्सटाइल मिल, सूरज कॉटन मिल्स हो गई। अगेन इस टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर होता है, व्हिच मीन्स कि हम अपने मुल्क से स्टेट नहीं होती, जैसे प्राइवेट जो भी टेक्नोलॉजी की और आईटी एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो उन कंपनीज़ को भी बेसिकली फ़ायदा होता है, जिसमें हमारे पास सिस्टम्स है, टीआरजी है, नेटसॉल, एनएमएनसीएल लिमिटेड। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज़ हैं जो पब्लिकली यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत सारी सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करती हैं। अपनी सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करने के बाद रेवेन्यू अर्न करती हैं इन यूएस डॉलर टर्म। तो करेंसी डीवैल्यू होने से उन कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पीएसएक्स में लिस्टेड नहीं है। थर्ड सेक्टर इज़ केमिकल सेक्टर। हमारे पास एंग्रो कॉर्पोरेशन, ईपीसीएल की बात कर लें, लकी कोर इंडस्ट्री, एलसीआई की हम बात कर लें, फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी, इनकी बात करें तो ये पाकिस्तान से फर्टिलाइज़र और केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं टू यूएस, यूके, मिडल ईस्ट रीजन्स की अगर हम बात करें, तो इन कंपनीज़ के अंदर भी, इन सेक्टर के अंदर भी बेसिकली जो है वो करेंसी डिवैल्यूएशन से ये कंपनीज़ फ़ायदा उठाती हैं। देन वी हैव फूड सेक्टर। फूड सेक्टर की अगर हम बात करें, तो फूड सेक्टर में हमारे पास नेशनल फूड, शिज़ान इंटरनेशनल, रफ़ान मेज़ प्रोडक्ट, ये कंपनीज़ हैं जो फ़ायदा उठाती हैं। और एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसका काफ़ी टाइम से पहले भी ज़िक्र किया जाता है कि मिडल ईस्ट रीजन में बहुत सारी कंट्रीज़ के जो मीट इम्पोर्ट्स हैं, उनको बेसिकली बैन कर दिया गया है। और पाकिस्तानी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, या पाकिस्तानी जो हमारे पास मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, अ, उनके जो हैं वो प्रोडक्ट्स बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए हमें जो है वो मुल्क जो है वो बेसिकली नज़र आ रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली द नेम कम्स बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस सिचुएशन इज़ टॉमसीएल। द ऑर्गेनिक मीट की अगर हम बात कर लें, तो ये भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, जो अपना हलाल मीट जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट करती है। इनके अगर हम अनाउंसमेंट में जाके देखें, तो बहुत सारे रीसेंट इनके जो हैं वो अ, एमओयूज़ बेसिकली साइन हुए हैं, इनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, अपना मीट एक्सपोर्ट करने के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए हुए हैं काफ़ी जगह से, सऊदी अरेबिया से आए हुए हैं, इसी तरह यूके, मिडल ईस्ट रीजन से भी जो है वो मज़ीद एक्सपोर्ट्स वगैरह इम्पोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो बेसिकली आए हुए हैं। तो टॉमसीएल भी एक फूड सेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अलावा अगेन दूसरे सेक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास सर्विस ग्लोबल फुटवियर है, फुटवियर की बात कर लें, टायर इंडस्ट्री की बात कर लें, तो ये भी कंपनीज़ हमारे पास आती हैं। देन वी हैव पाक इलेक्ट्रॉन एज़ वेल, जो यूएस को अपनी चिप्स वगैरह जो है वो चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दीज़ आर द कंपनीज़ व्हिच अगेन दीज़ आर द सेक्टर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे हालात में भी देयर आर सर्टेन सेक्टर्स एंड कंपनीज़ जो इन सब सिचुएशन से और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से फ़ायदा उठाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो है वो ऐसे सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है? ये सब एनालिसिस करने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को समझने के बाद, अ, लोकल पॉलिसीज़ को समझने के बाद, या फिर इंटरनेशनल जो भी चीज़ डेवलप हो रही है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को समझने के बाद, किन सेक्टर्स के अंदर, किन कंपनीज़ के अंदर मैं और आप एज़ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई होप दिस वीडियो मेड सेंस, और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि मार्केट में हर वक़्त पैनिक नहीं किया जाता। मार्केट में टाइमली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके कैपिटल क्या है, आपके सरप्लस कैश अवेलेबल है या नहीं। लेकिन कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके एनालिसिस पहले करने चाहिए, उसकी रिसर्च पहले करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, डू लीव योर थम्स अप एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।